मैं मधुकर राकेश आज के इस पॉडकास्ट में श्री गुरमीत सिंह जी का से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। गुरमीत जी एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट है। इन्होंने सन स्टार के नाम से एक यूट्यूब चैनल है इनका, जिनमें काफ़ी सटीक भविष्यवाणियाँ डाल रखी हैं, जिससे इनके फॉलोअर्स इन्हें फ्यूचर टेलर के नाम से भी जानने लगे हैं। इसके अतिरिक्त सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी भी इन्होंने चला रखी है, जिसमें काफ़ी लोगों को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की शिक्षा देते हैं, विधिवत शिक्षा देते हैं। एक तरीके से गुरु की उपाधि इन्होंने पा रखी है। गुरमीत जी, आपका इस पॉडकास्ट पे स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशंस है, जो गोचर इस समय बन रहा है, उस पे ओवरऑल लोगों पे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, इसमें जो भी प्रिडिक्शन करूंगा उसमें एक तरफ तो हमारे देश पे क्या फर्क पड़ेगा और एक इंडिविजुअल के चार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों बातें आपको क्लियर करता हूँ। अभी आज ही मंगल केतु की युति खत्म हुई है और मंगल शनि की विस्फोटक नाम का एक योग बना है, यानी मंगल और शनि आमने सामने आ गए हैं। शनि सामने से रेट्रोगेट है तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अब एक चीज से तो हमने छुटकारा पाया, कुछ लोगों को राहत मिली है, कुछ लोगों के लिए मुसीबत बरकरार हुई है। इसका देश दुनिया पे क्या असर पड़ेगा ये बताता हूँ आपको। इससे पहले जो मंगल केतु की युति हुई थी, तब इजराइल और ईरान की वार कितनी चरम शिखर पे थी। भारत का अहमदाबाद एरोप्लेन क्रैश हुआ था, वो इसी की ही देन थी, क्योंकि मंगल हमारा 12th लॉर्ड है हमारे भारत के चार्ट में। और इसके अतिरिक्त रशिया पर यूक्रेन ने वार करके 8-10 बिलियन डॉलर का उसका एक दिन में अधिकतम नुकसान किया था। वो सब मंगल केतु के प्रभाव से हुआ था। किसी इंडिविजुअल की चार्ट की बात करूं तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा तनाव का पीरियड था। टॉरस राशि के चौथे घर में और मकर राशि के अष्टम में ये बहुत ही कष्टप्रद योग बना पड़ा था। इन लोगों के जीवन में असाधारण परेशानियों का दौर चल रहा था। आज इनको उस दौर से तो कहीं ना कहीं परेशानी कम हुई है उनकी, लेकिन चूंकि आज एक मंगल शनि नाम के योग की, नए विस्फोटक योग की आज ही संरचना हुई है, ये भी आने वाले दिनों में, आने वाले 45 दिन में बहुत बुरा प्रभाव देश पे डाल सकता है। मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश के लिए ये, चूंकि 12th लॉर्ड है, शनि हमारा 10th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं कर्म के क्षेत्र में कोई बड़ी फॉरेन पावर्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम परेशानियां झेल सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिंदूर 2.0 दोबारा हो सकता है? देखो, मैं इतने एक्सट्रीम पे नहीं बोलूंगा, मैं मुझे लगता है ये इस बार वो भी एक छोटा सा चांसेस हो सकते हैं, उसको रूल आउट नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा मुझे भारत से जो विदेशी व्यापार चल रहा है, वहां एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आती दिख रही है। वहां कहीं ना कहीं कहानियां अटकेंगी और कहीं ना कहीं समझ लो एक गतिरोध पैदा होगा। तो इस समय का जो हॉट टॉपिक है वो तो इंडिया एंड यूएस ट्रेड एग्रीमेंट का ही है। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि इसमें भी कोई व्यवधान आ सकता है, क्योंकि उसकी डेडलाइन भी 9 तारीख बड़ी जल्दी है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यूएसए से हो सकता है यूएसए वाला मामला सुलझ जाए, पर कहीं ना कहीं ट्रेड को लेके कुछ ना कुछ इंडिया के लिए ये 45 दिन में कोई ना कोई इश्यू जरूर सरफेस करेगा, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो शायद ना पड़े, पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट 45 दिन के भीतर कहीं ना कहीं इंडिया पे पड़े। चलिए, ये तो देखते हैं, वक्त बताएगा, क्योंकि इमिनेंट तो अभी इंडिया अमेरिका का ही सबसे ज्यादा चल रहा है। बाकी तो रिसेंटली ट्रेड फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट भी यूके से हुआ है, वो भी एक पॉजिटिव चीज रही है इंडिया के लिए। अच्छा, मैं जब आपके विषय में देख रहा था तो मुझे एक बड़ी दिलचस्प नजर चीज आई। आपका नाम है गुरमीत सिंह। जो सारे लोग गुरमीत सिंह लिखते हैं उससे और आपके स्पेलिंग में काफी फर्क है। आपने गुरमीत के स्पेलिंग में और इवन सिंह के स्पेलिंग को भी बिल्कुल एक अलग तरीके से लिखा है। इसके पीछे क्या राज है? देखो, जो मेरा पुराना नाम था वो मेरा आज भी कागजों में वही नाम चल रहा है, गुरमीत सिंह। गुरमीत मेरा 29 नंबर है, सिंह मेरा 17, यानी कुल मिला के 46 वेरी गुड नंबर। पर गुरमीत जो 29 नंबर है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक नंबर है।
सैयद मोदी 13 और 16 मिला के 29 नंबर बनता था, राजेश खन्ना 29 नंबर था। 29 नंबर वालों की जिंदगी में कहीं ना कहीं फैमिली ट्रबल जरूर रहती है, और इस बात को मैं बहुत सालों से महसूस भी कर रहा था। तो जो अब जो नाम रखा है मैंने गुरमीत, वो मेरा 29 से 37 पर आता है, और जो सिंह की स्पेलिंग में मैंने चेंज किया है वो 24 मिला के कुल जो नई स्पेलिंग है उसके बाद वो 59 नंबर पे जाता है। 22 नंबर आता है सिंह, जो नया नाम मैंने रखा है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा बहुत फॉर्चुनेट पीरियड मेरा इस नाम चेंज के बाद शुरू हुआ, और मैं वर्ल्ड वाइड फेमस ही इस नए नाम के साथ। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। तो क्या गुरमीत सिंह के नाम से तो बहुत कॉमन नेम है, बहुत लोग हो सकते हैं। तो क्या सारे लोग अगर गुरमीत सिंह के स्पेलिंग सेम यही कर ले, GOURMIEET, तो क्या सारे लोगों के जीवन में सुख आएगा, सब लोगों के साथ अच्छा होगा? ऐसा नहीं होता। जो भी नेम करेक्शन की जाती है उसमें एक मूलांक और भाग्यांक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा मूलांक 1 है, मेरा भाग्यांक भी 1 है, जो कि धीरू भाई अंबानी साहब का हमारे था। यानी काफी फॉर्चुनेट। यहाँ नेम एंड फेम अगर इस नंबर को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उसके नाम में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है कि ये मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वालों का सितारा जरूर चमकता है। अगर ये सभी के लिए मैं सलाह देता हूं, जो भी मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वाले हैं, अगर उनका सिक्का नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं उनके नाम में कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है उसको, तो वो चेंज करें। अब बात की आप सभी को सूट करेगा, सभी का एक मूलांक और एक भाग्यांक नहीं हो सकता सारे गुरमीत का। तो ठीक है, नेम करेक्शन है ना, हमारे मूलांक और भाग्यांक पे आधारित होती है। हर आदमी के लिए अलग स्पेलिंग या अलग न्यूमरोलॉजी काम करेगा। अच्छा, इंसिडेंटली जब हम बात कर ही रहे हैं, तो कई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि जो नाम वाई से एंड होते हैं वो अच्छे नहीं होते। इसके पीछे कुछ बताएंगे, क्या लॉजिक है? ऐसा देखो, मेरी पर्सनल राय है, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे जीवन में, मैंने नहीं देखा। कुछ लोग देखो, मैं किसी को डिनाई भी नहीं करता। जिस जिस चीज की रिसर्च मेरे पास नहीं है मैं उस पर कमेंट्स नहीं करता, पर मुझे लगता है कि कुछ कुछ हद तक ये न्यूमरोलॉजिस्ट की दिमाग की ब्लॉकेजेस हैं, ऐसा नहीं। हो सकता है ऐसा। अच्छा, चलिए, इससे हटके ये आपने जो आपका इंस्टीट्यूशन है सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग, इसमें आप किन लोगों को शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, और क्या इसके पीछे मोटो है? तो मैं पहले तो मैं कोरोना के बाद ये काम शुरू किया मैंने, शिक्षा देने वाला। इसको एज ए टीचर मैंने अपना पेशा बनाया। हॉबी भी थी मेरी, और मुझे स्टूडेंट भी मिलते चले गए। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि जो भी ज्ञान आपके पास है, और मैं के.एन. राव सर से सीखा हूँ ये सब कुछ, तो वो इंस्टीट्यूट ने भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट पैदा किए। तो जो भी मेरे अंदर ज्ञान है उसको मैं दुनिया के अधिकतम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी यही बात कहता हूँ, और जनरली जिस व्यक्ति के पास भी ज्ञान है, अगर वो ज्ञान को दान दे के नहीं जा रहा या ज्ञान का प्रचार करके नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में कमी है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सो नाइस ऑफ यू। और एक और बात मेरे जहन में आई है कि जिस स्पीड से डिजिटल दुनिया बदल रही है, तो उसको कोप अप करने के लिए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि अब क्लास रूम में तो बैठ के पढ़ाना हो नहीं सकता, फिर एस्ट्रोलॉजी को और न्यूमरोलॉजी को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं? देखो, ये चैलेंजेस हैं। जो ये डिजिटल वर्ल्ड है ना, इसने कुछ, मैं ये कह सकता हूँ, बहुत कम ज्ञान के लोगों को बहुत बड़ा सितारा बना दिया, और बहुत ज्ञान वाले जिनको डिजिटल नॉलेज नहीं थी वो कहीं ना कहीं पीछे भी रह गए। और दुनिया जिसको भी जो टीवी में दिख रहा है वो बिक रहा है, वो स्टोरी भी चल रही है। सो ये कह सकता हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड में तुम्हें एंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड दुनिया का फ्यूचर है। अब चाहे तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे तुम्हें डिजिटल की नॉलेज हो या ना हो, कहीं ना कहीं तुम्हें अपने विचारों को अगर पब्लिक तक रखना है तो डिजिटल वर्ल्ड का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे क्या प्लान किया है, क्या योजनाएं हैं? देखो, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू मैं अभी अपना पॉडकास्ट शो शुरू कर रहा हूँ खुद का। जैसे आज आपके पॉडकास्ट शो पे आया हूँ, उस पॉडकास्ट शो में मैं डेली एस्ट्रो फाइल्स के नाम से एक शो शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी में क्या उसने जीवन जिया
उसको एस्ट्रोलॉजी के जरिए से प्रूफ करने की कोशिश करूंगा और लोगों को तक पहुंचाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह पूरे मानव जगत में अपनी असर छोड़ रही है। कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करेंगे आप जिसमें किसी पर्टिकुलर आदमी को आपने कोई प्रेडिक्शन बताई हो और कोई इस तरीके का यादगार चीज बन गई हो? देखो, मैं ये कह सकता हूँ, 2 इंसिडेंट तो मैं बताता हूँ। मैंने मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, 1 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी उनके लिए खतरा है, वो जेल जाएंगे। इवन मैंने यूट्यूब पे उनका वीडियो बनाया था, उसमें उनको जेल में ही दिखाया था। हम आपके लिए इस पॉडकास्ट के साथ लिंक दे रहे हैं, इनके मनीष सिसोदिया जी का जो ब्रॉडकास्ट था उसका, आप देखें और अप्रिशिएट करें। धन्यवाद मधुकर जी। उसके अलावा विराट कोहली की मैंने बहुत अग्रिम भविष्यवाणी कर दी थी कि उस व्यक्ति का कैरियर कहीं ना कहीं खतरे में है। जो दशा मनीष सिसोदिया की थी वही दशा विराट कोहली की चल रही थी। राहु वीनस ये कैरियर को कहीं ना कहीं डैमेज देने आती है। ये कुछ कंडीशंस में अप्लाई नहीं होती, लेकिन 90% कंडीशन में मैंने देखा ये दशा कैरियर के लिए कहीं ना कहीं स्पॉइलर रहती है। तो ये 2 भविष्यवाणियां। इसके अलावा अभी मैंने मंगल की दशा में भारत पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत बड़ी एक रिफ्ट शुरू होगी, उसकी भविष्यवाणियों के लिए मैंने 5-6 वीडियो बनाए थे पिछले 2-3 साल में, और वो हालात बन भी गए और इस साल लड़ाइयां भी शुरू हो गई पाकिस्तान और इंडिया की। ये मैं 2 साल से प्रेडिक्शन करता आ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक, कह सकते हो, एक यादगार पीरियड है। और लोगों तक मेरा मैसेज, इस जो भविष्यवाणियां सच्ची साबित हुई है, इसके थ्रू मेरा मैसेज और मेरी रिकॉग्निशन बढ़ी। अच्छा गुरमीत जी, जो हमने अब तक बात की है उसमें जियोपॉलिटिक्स की चीजें आई हैं, तो क्या आप मुझे दर्शकों को ये बताएंगे कि किसी देश का गोचर या उसकी डेस्टिनी को किस तरह से प्रेडिक्ट किया जाता है, उसमें क्या चीज देखी जाती है? देखो, सबसे पहले तो हम देश के किसी भी, जैसे भारत का टॉरस लगन है, हर भाव का लॉर्ड गोचर में अपनी स्थितियां बदल रहा है। बहुत बढ़िया आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। जो एक बहुत बड़ी रिफ्ट हुई थी ना सीएए को लेके, उपद्रव हुए थे, जो शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, हाँ, दिल्ली में हुआ। वहां पर 6ठे भाव में लगन का लॉर्ड गोचर कर रहा था और राहु उसको देख रहा था। उस गोचर में शुक्र को पीड़ित कर रहा था, हमारे लगन के लॉर्ड को, देश के। फिर वो थोड़ा बहुत मंगल ने सिचुएशन 45 दिन के लिए संभाली, लेकिन अंततः जब 8वें घर में ग्रहण भी लगा और शुक्र बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। जिस तरह हम इंडिविजुअल की पथरी देखते हैं, ऐसे देश की पथरी होती। तो देश का लगन का लॉर्ड जहां जहां पिटेगा वहां देश के लिए एक विकट परिस्थिति पैदा होगी। चलिए, देश और दुनिया से इतर हम आते हैं। अगर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या हमें ये पता लग सकता है कि किसी पर्टिकुलर गोचर में सीए जैसा देश में अनरेस्ट होगा, तो क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या जो हमारी पुलिस है या अन्य एजेंसियां हैं, उनमें ज्योतिष कुछ रोल निभा सकता है क्या? देखो मधुकर जी, आप असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रिटायर हुए हो, देश के एक सजग प्रहरी के रूप में आपने काम किया है, और एक एस्ट्रोलॉजर की भी देश के प्रति एक भूमिका बनती है, कोई ना कोई दायित्व बनता है। कोई हमसे पूछेगा आने वाले दिनों में क्या खतरा है तो हम बताएंगे, और अगर देश के टॉप लीडरशिप तक एक एस्ट्रोलॉजर की बात पहुंच सकती है तो देश का एस्ट्रोलॉजर उसको बताने में ये सक्षम है कि आने वाले दिन में क्या बवाल देश में हो। तो ये तो आप बहुत मुखर हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से व अन्य माध्यम से बताते रहते हैं। आप बताएं, अपना प्रेडिक्शन बताएं, ऑटोमेटिकली देश के नुमाइंदों तक, जो देश को चला रहे हैं, उन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। दे विल डेफिनेटली, आई सपोज, कि प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। मैं ये बात कहूंगा, देखो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोली थी, इस शब्दों को यूज किया था, समय के बहाव के साथ ही पूरे नेता भी बह रहे हैं, बिजनेसमैन भी बह रहे हैं, ठीक है ना। जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब ही उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर की याद आती है। जब परिस्थितियां नॉर्मल चल रही होती है तो एस्ट्रोलॉजर की भूमिका बहुत लिमिटेड हो जाती है। इंसानी फितरत है, हर आदमी दुख में ईश्वर को के पास जाता है, ईश्वर की आराधना करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, वाली बात है। अच्छा, चलिए, एक और मेरे जहन में बात आ रही है। जो आप प्रेडिक्शन करते हैं, जो आप चीजें बताते हैं, वो बड़ी कई बार सटीक निकलती है। बाकी लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं उसमें और आपके प्रेडिक्शन में क्या अंतर है? आप किस पद्धति को और कैसे इन चीजों तक पहुंच पाते हैं?
देखो, बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, मैं आपको आंसर देता हूँ। ज्योतिष भी एक सीमित थोड़ी है, अंक शास्त्र है इसका एक पार्ट। इसमें पराशर एस्ट्रोलॉजी भी आती है, इसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी भी आती है। सो जब आप मल्टीपल चीजों को यूज करके प्रिडिक्शन देते हो ना, तो आपकी जो मैं क्या बोलता हूँ, प्रिडिक्शन सटीकता के आसपास पहुंच सकती है। अब देश के न्यूमरोलॉजिस्ट तो न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन देने में लगे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर को न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कम ज्ञान है। आपको अगर आप प्रिडिक्शन देनी है, भविष्यवाणियां देनी है, तो आपको मल्टीपल लेवल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वही आप में और एक अन्य ज्योतिष में फर्क लगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इससे हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जिस लेवल पे आप पहुंचे हैं और जितनी पद्धतियां आप समझ पा रहे हैं, उनको कोलैबोरेट करके प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को, जिन लोगों को आप शिक्षा दे रहे हैं, उनको इस लेवल तक पहुंचने में कितने समय लग सकता है? देखो, मैं ये कहूंगा 2005 में मैंने ज्योतिष सीखी थी, 2025 में आपके सामने आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन 2020 के आसपास शायद वो लेवल मेरा आ चुका था। 1500 स्टूडेंट को करीब करीब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उनको जब भी आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो आपको अंदर बाय डिफॉल्ट ही सीखने की इच्छा आती है, रोज नई नई चीजें। तो अगर वो चीजें चलती रहेंगी तो वो आपका ज्ञान को उच्चतम शिखर पर लेके जरूर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका ज्ञान और विजडम की हम तारीफ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप ये बताएं एक टाइमलाइन के हिसाब से कि जो एक आदमी सीख रहा है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उसको एक्सपर्ट बनने में और सही प्रेडिक्शन देने में कितना समय लग जाता है? 5 साल तो मिनिमम लगा। 5 साल में? हाँ, क्योंकि जब तक 5 साल का आपको ज्ञान नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा जब तक आप माथापच्ची नहीं करोगे, बहुत ज्यादा हॉरोस्कोप में नहीं खोगे, आप किसी नेता का हॉरोस्कोप देखते हो तो कम से कम रैंडमली आप 100 नेताओं के हॉरोस्कोप देखो, ठीक है ना। किसी भी चीज को तराशने लगे हो तो उस सब्जेक्ट की बहुत सारी चीजों को आप अध्ययन करोगे, तभी आप उच्चतम शिखर तक पहुंचोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कई हमारे दर्शक ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में आउटराइट विश्वास ही नहीं करते। जैसे एक सवाल है, भगवान है या नहीं है, कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। वैसे ही कई लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं है, अजीब अजीब सी बातें कहते हैं। आप से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात को एक्सप्लेन करें कि क्यों इस बात को माना जाए कि जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो सही निकलेगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है वो सारे ही सही होंगे। 12 भाव हैं हमारे पास, 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट हैं, 27 नक्षत्र हैं, और पूरी सृष्टि को प्रिडिक्शन इन्हीं सब चीजों को देख के करनी है आपने। और एक भाव से अनगिनत चीजें देखी जाती हैं, लेकिन विद द एक्सपीरियंस आपको आने वाले समय का आकलन हो जाता है। अब कोई बंदा विश्वास करता है नहीं करता, देखो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फेस वैल्यू और ज्योतिष की फेस वैल्यू बनी हुई है आज सभ्य लोगों के बीच में, तो इसका भी कोई ना कोई आधार होगा। ऐसा तो नहीं है लोग ज्योतिष को विश्वास ऐसे ही कर रहे हैं। तो लोगों की भविष्यवाणी भी सच हुई है साबित, और लोगों को इस बात का थोड़ा बहुत विश्वास होने भी लगा है। अब जिन लोगों ने ज्योतिष समझने की कोशिश नहीं की, अब वो कुछ भी बोले, उनके लिए हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, कई लोग बड़ी एक टिपिकल सा देखें तो एग्जाम्पल देते हैं कि जुड़वा भाई होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, उनके डेस्टिनी अलग अलग होते हैं, उनके हाव भाव, व्यवहार, रिचनेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो इसके क्या वजह है? देखो, अब प्राचीन ज्योतिष में मैं कहूँ तो थोड़ी लिमिटेशन है इसको प्रिडिक्शन करने में, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी ने, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, अभी केपी साहब ने पिछले 100 साल के अंदर ही सारी कहानियां नई रूप में दिखाई है। 31 डिग्री के हाउस को ना उन्होंने बिल्कुल लिमिटेड रूप में, सूक्ष्म रूप में लॉर्डशिप प्रेजेंट की। अब एक बच्चा, 2 जुड़वा भाई भी पैदा हुआ है, उसमें भी कुछ ना कुछ समय का अंतर आ जाता है, 3-4-5 मिनट का अंतर होता है। तो उसी अंतर में 12 के 12 भाव के कई सबलॉर्ड बदल जाते हैं। वो सबलॉर्ड ही जो बदल रहे हैं, उनसे प्रिडिक्शन का पूरा आधार आप कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी ऐसा है जो इस विषय में आपको प्रकाश दे सकते। अब आप सही कह रहे हैं। अब कई ऐसी एआई जनरेटेड या सॉफ्टवेयर जनरेटेड चीजें भी आ रही है जिससे प्रिडिक्शन होने लगी है। ये कैसे कर पाते हैं लोग?
देखो एआई का आधार चैट जीपीटी वगैरह से ये क्वेश्चनिंग करके जो आंसर डले हुए हैं उन्हीं को घुमा रहे हैं। मानव की जो खुद की कैलकुलेशन है, खुद की समझ है, वो चैट जीपीटी या एआई तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन उससे नहीं समय नहीं, के हिसाब मैं से आपको आप तो सच रहे। बता रहा हूँ मधुकर साहब, ये जितनी भी प्रिडिक्शन एआई करेगा ना, और जो एक इंसान की खुद की मैंने बोला ना, बहुत विस्तार से चीजों को समझने के लिए एक इंडिविजुअल का आकलन है। केतु एक किसी व्यक्ति का केतु कहाँ बैठा है, वो उसको सिक्स सेंस देता है। अब एआई का सिक्स सेंस कहाँ से आएगा, क्या आप मुझे सही बता। बात है, बिल्कुल सही बात है। वो सिक्स वो सेंस तो जो मशीन है। गुरमीत सिंह का सपोज केतु कुछ का हो गया, अष्टम में बैठा है, वो एआई कहाँ से लाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई दर्शकों के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जिससे आप खुद भी हैरान हो गए हो? देखो प्रेडिक्शन। कुछ कुछ मैंने नेम चेंजेस की रिकमेंडेशन दी थी लोगों को, जिनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत वीक थी, और बहुत समय पे उनको मैंने सही रास्ता दिखाया। जिनके ट्रबल वाले नंबर, जो ट्रबल वाली डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए, मूलांक और भाग्यांक जिनका डिफिकल्ट था, उनको कहीं ना कहीं उस डिफिकल्ट सिचुएशन से नाम निकालने के लिए मैंने उनके नाम को सॉलिड किया, और उन व्यक्तियों के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन देखा। जिन छोटे छोटे बच्चों के मैंने नाम चेंज किए थे, आज वो आर्किटेक्ट बन के बैठे हुए, डॉक्टर बन के बैठे हुए, जो साधारणता मुझे लगता है संभव नहीं। तो मैं आप उसको एक जिंदगी का एक मोड़ समझता हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ काम किया है, जो परिवर्तन किया, जिससे व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया। कोई ऐसा इंडिविजुअल इंसिडेंट जो आपके दिल पे छाप छोड़ गई हो? दिल पे छाप यही जब ज्योतिष के नॉन बिलीवर को जब आप बिलीव करवा दोगे ना, ज्योतिष अपनी प्रेडिक्शन के माध्यम से, लोग मेरी बात सुनते थे कि इजराइल का हमास से युद्ध हुआ, फिर मैंने बोला 15 मार्च को एक और युद्ध लड़ेगा इजराइल, वो नए फ्रंट पे, क्योंकि मंगल और शनि का पोजीशन इजराइल के चार्ट में अच्छी नहीं जा रही थी। तो मुझे, हम दर्शकों के लिए वो YouTube का जो पुराना एपिसोड है उसका लिंक भी शेयर कर रहे हैं, आप देखें। तो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट वाली बात थी कि उसी 15 मार्च को जब शनि मंगल का टकराव हुआ, तो एक नया फ्रंट खुल गया इजराइल के लिए, और इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हुई। ये 2024 का इंसिडेंट देखिएगा, मेरा वीडियो डाला हुआ, मैंने एडवांस में वीडियो बना के डाल दिया। बिल्कुल, हम इसको लिंक कर रहे हैं साथ में। कोई और ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? देखो ज्योतिष एक महान शास्त्र है। अब उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप दे सकता हूँ आप सबको कि ज्योतिष कैसे काम करती है। देखो, एक इंडिविजुअल जब पैदा होता है तो ईस्ट में जो साइन राइज करता है वो एसेंडेंट बन जाता है, वो उसकी पहचान बन जाती है। डिग्रियों में जो हाईएस्ट प्लेनेट होता है वो उसका आत्मकारक प्लेनेट बन जाता है। जुपिटर को हम जीव कारक कैसे कहते हैं, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका नक्षत्र लॉर्ड बन जाता है। ये चार को समझ लोगे तो आपको जीवन को ज्योतिषीय ढंग से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका इस जीवन का उद्देश्य आपके सामने आएगा। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आज आपके साथ। हमारा दर्शकों का काफी ज्ञानवर्धन हुआ इस एस्पेक्ट पे। मेरी जिंदगी का भी वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट था ये। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट, क्योंकि बड़े ज्ञानवर्धक क्वेश्चन थे, और मैं मधुकर जी की तारीफ करता हूं जिन्होंने इतने बढ़िया क्वेश्चन मेरे लिए तैयार किए। धन्यवाद मधुकर। धन्यवाद।